एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है कॉन्करेंट लाइंस की। कॉन्करेंट लाइंस, थ्री आर मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल वन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। 3, 4, 5, थ्री या थ्री से ज़्यादा कोई भी लाइंस हो जो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करें, वो तीन लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। थ्री आर मोर लाइंस मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास तीन लाइंस हैं और तीनों की इक्वेशंस गिवन है, तीन लाइंस L1 L2 L3 गिवन है और तीनों की हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 और A3x प्लस B3y प्लस C3 0। तीन लाइन्स की क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें चेक करना है क्या ये तीन लाइन्स कॉन्करेंट हैं कि नहीं। उसके लिए ये कंडीशन है कि 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बनाना है। इसकी फ़र्स्ट रो में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, कोफिशिएंट्स A1 B1 और C1। सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं A2 B2 और C2 और थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं A3 B3 और C3 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अगर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ज़ीरो के इक्वल आंसर आ जाए तो वो तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी। तो एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कंडीशन दैट दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। अच्छा, ये तीन लाइंस की क्वेश्चंस गिवन है और ये दिख रहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये क्वेश्चंस गिवन है। हमने एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है कि ये तीन लाइंस कॉन्करेंट हो जाएं। कंडीशन, फाइंड द कंडीशन। तो कंडीशन क्या चीज़ होती है? कंडीशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें गिवन इक्वेशन के कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते। कांस्टेंट्स में एक इक्वेशन फाइंड करनी है हमें इस कंडीशन के तहत कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएं। सबसे पहले ये जो हमने फार्मूला देखा है कॉन्करेंट लाइंस के लिए, जो कंडीशन है, जो फार्मूला है, उसमें सबसे पहले इक्वेशंस इस शेप में होनी चाहिए, तब ये डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। ये क्या शेप है? पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, राइट साइड ज़ीरो, तीनों इक्वेशंस इसी शक्ल में हो। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन है इनमें वाई वाली टर्म तो लेफ्ट साइड पे, एक्स और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में, पहले इक्वेशंस की तमाम टर्म्स को एक साइड पर किया है। अब बजाय इसके कि टू टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, वाई को राइट साइड पे ले आए हैं। M1x माइनस वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी वाई राइट साइड पे ले आए हैं। M2x माइनस वाई प्लस C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसी तरह से इसका वाई राइट साइड पे ले आए हैं। M3x माइनस वाई और प्लस C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गई। अब कॉन्करेंट वाली कंडीशन वही डिटर्मिनेंट बनाया। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं M1 माइनस 1 और C1। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं M2 माइनस 1 और C2। थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं M3 माइनस 1 और C3। दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे कॉन्करेंट प्रूव नहीं करना, हमने यहाँ पे कॉन्करेंट हो जाए ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है। तो कॉन्करेंट की कंडीशन यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। स्टार्ट में ही हमने इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 ले लिया। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंडिंग बाई रो वन, किसी कॉलम से एक्सपेंड कर दे, रो वन से एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या तरीक़ेकार है? M1 बाहर आ जाएगा और साथ में 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट डालेंगे। M1 की रो को छोड़ देंगे, M1 के कॉलम को छोड़ देंगे, पीछे बचेंगे 4 एलिमेंट्स, वो हमने इस 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लिखने हैं। रो वन से एक्सपेंड कर रहे हैं तो हर रो के अपने साइंस होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस का, सेकंड माइनस का, थर्ड प्लस का। ये डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के साइंस हैं जो मैंने बोले हैं। फर्स्ट प्लस का, M1 के साथ प्लस लगा हुआ है, सेकंड माइनस का होता है। डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन का माइनस का साइन आएगा, फिर वो खुद एलिमेंट -1 है, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ये -1 की बात कर रहे हैं, इसकी रो को छोड़ दें, इसके कॉलम को छोड़ दें, पीछे बच जाएंगे ये 4 एलिमेंट्स, इनको 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। फिर फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, साइंस प्लस माइनस प्लस, C1 बनेगा प्लस का, प्लस C1 लिखेंगे, 2x2 का डिटर्मिनेंट, इस C1 की रो को छोड़ दें, इस C1 के कॉलम को छोड़ दें, पीछे जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट लिख लें इक्वल टू 0। अब 2x2 के 3 डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड किया जाएगा। कैसे एक्सपेंड होता है? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होती है, -1 मल्टीप्लाई बाय C3, -C3 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन फार्मूले में है, फिर C2 मल्टीप्लाई बाय -1 -C2, यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसी तरह से M2 मल्टीप्लाई बाय C3 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले में है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा, फिर प्लस C1 के बाद M2 मल्टीप्लाई -1 -M2 हो जाएगा, माइनस फार्मूले में है, फिर दिस मल्टीप्लाई। क्या तरीकाकार होता है 2x2 का डिटर्मिनेंट ओपन करने का? फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय लास्ट एलिमेंट, फिर माइनस का साइन, फिर सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। बेसिक सिम्प्लिफिकेशंस करें, ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करें, ये हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट में ब्रैकेट्स हैं इनको फिर से ओपन कर लें, तमाम ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। आंसर तकरीबन आ चुका है, बस स्मार्ट सा आंसर बना के देना चाह रहे हैं। अब जिन टर्म्स में M1 है उनको कर लें कंबाइन। ये फर्स्ट टर्म में M1 है और सेकंड टर्म में M1 है, इन्हें कंबाइन कर लिया। M2 वालों को कंबाइन कर लें, इस थर्ड टर्म में M2 है और इस लास्ट टर्म में नहीं, जैसे थर्ड टर्म में और सेकंड लास्ट में M2 है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। और जिनमें M3 है उन दोनों को कंबाइन कर लिया।
फर्स्ट दोनों का m1 कॉमन ले लिया, इन दोनों का m2 कॉमन ले लिया, इन दोनों का m3 कॉमन ले लिया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p सच दैट दीज 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। एक स्मॉल p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्मॉल p है कहाँ पे? ये तीसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है स्मॉल p। इस p की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और इस p की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ये 3 लाइन्स कॉन्करेंट है। तो वही कॉन्करेंट वाली कंडीशन यूज़ होगी। हम कहेंगे कि ये 3 लाइन्स अगर कॉन्करेंट हैं तो इनका जो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बनता है, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, थर्ड इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, ये इक्वल टू 0 होगा। अगर कॉन्करेंट है तो ये इक्वल टू 0 होगा। इस 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। रो 1 से एक्सपेंड कर लें, उसी तरह से रो 1 से 2 बाहर आ गया, 2x2 का डिटर्मिनेंट, 2 की रो को छोड़ें, कॉलम को छोड़ें, 4 एलिमेंट्स। फिर माइनस के बाद दिस एलिमेंट लिखना है हमने। माइनस से एक डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में अपना है वो माइनस आया, फिर ये एलिमेंट और फिर 2x2 का डिटर्मिनेंट। इस -3 की रो को छोड़ें, कॉलम को छोड़ दें, ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। और फिर प्लस के बाद ये लास्ट एलिमेंट आता होता है 2x2 का डिटर्मिनेंट, -1 की रो को छोड़ दें, कॉलम को छोड़ दें, ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे इक्वल्स टू। फिर ये 2x2 का डिटर्मिनेंट ओपन करें, -1 मल्टीप्लाई बाई 8 -8 हो जाएगा, और माइनस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का अपना -5 मल्टीप्लाई बाई p -5p हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 24, और माइनस के बाद -5 मल्टीप्लाई 3 -15 हो जाएगा, -1 3p हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई -3। तो इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशंस करें, इसमें आगे तो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस है। p में एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने जब p फाइंड किया तो p की वैल्यू आ गई है -14। नेक्स्ट फार्मूला है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब भी कोई सी 2 लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, जब भी कोई सी भी 2 लाइंस जो पैरेलल नहीं होती हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर लाजमी कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो आपस में एक एंगल भी बना रही होती हैं। अगर L1 और L2 2 लाइंस हैं, वो आपस में थीटा एंगल बना रही हैं जी। और यहाँ पे एंगल की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंगल की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंगल को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, एंगल को एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक की उलट डायरेक्शन में मेजर करना है। अगर L1 और L2 2 लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एंगल बना रही हैं थीटा L1 से L2 तक। और अगर L1 लाइन की स्लोप है M1 और L2 लाइन की स्लोप है M2, तो इस थीटा का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ, इस एंगल की डायरेक्शन देखनी है। ये एंगल जिस लाइन पे एंड हो रहा है, ये एंगल जिस लाइन पे एंड हो रहा है उस लाइन की स्लोप लिखनी है पहले। L2 पे एंड हो रहा है, L2 की स्लोप है M2 लिखना है माइनस का साइन। और ये एंगल जिस लाइन से स्टार्ट हो रहा है उसकी स्लोप लिखनी है। ये वाला एंगल जो है स्टार्ट हो रहा है लाइन L1 से, उसकी स्लोप M1 है, वो लिखनी है। ओवर डालना है 1 प्लस और M2 M1। ये है फार्मूला 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स के दरमियान एंगल फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 11 इससे मतलब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल है जिसके ये 3 वर्टिसेस गिवन है। वर्टेक्स याद रहे कि कॉर्नर्स को बोलते हैं। ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा है। ABC कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता था, इसको भी A बोल सकते थे, ऊपर वाले को A बोल लिया, ABC। अब हमें इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस कह रहे हैं इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। इन एंगल का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमने देखा स्लोप्स यूज़ होती हैं, M1 M2 स्लोप्स यूज़ होती हैं। तो पहले हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड की स्लोप्स फाइंड करनी होगी, और उससे पहले हमें तीनों एंगल्स को मार्क करना है। ये बात समझ लेनी है कैसे करना है। इस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स को सेंटर कंसिडर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल कंसिडर करना है। इस वर्टेक्स को सेंटर कंसिडर करते हुए एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल कंसिडर करना है। उस सर्कल का ट्रायंगल के अंदर जितना पार्ट आ रहा होगा वो मार्क कर देना है, वो हमारा एंगल है। इस वर्टेक्स को सेंटर कंसिडर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल कंसिडर करना है। उसका जितना पार्ट ट्रायंगल के अंदर आ रहा होगा वो हमारा एंगल है। इस वर्टेक्स को सेंटर कंसिडर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल कंसिडर करना है। उसका जितना पार्ट ट्रायंगल के अंदर आ रहा होगा वो हमारा एंगल है। तो इनको हमने नेम्स भी दे लिए हैं। A पॉइंट पर बनने वाले एंगल को θ1, B पॉइंट पर बनने वाले एंगल को θ2 और C पॉइंट पर बनने वाले एंगल को θ3। तो हमने अब θ1 θ2 θ3 तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया, लेकिन जो एंगल फाइंड करने का फार्मूला है वो हमने देखा उसके अंदर स्लोप्स यूज़ होती हैं।
तो अगर हमें इस ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करने तो हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल की तीनों साइड की स्लोप्स फाइंड करनी है। तो वो काम करने लगे। सबसे पहले ए बी साइड की स्लोप ऑफ ए बी, इसको M1 का नेम दे रहे हैं। ए बी साइड की स्लोप, पहली स्लोप, इसे M1 का नेम दे रहे हैं। फार्मूला लिखा स्लोप का y2 - y1 ओवर x2 - x1। जब ए बी की बात हो रही है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो वैल्यूज पुट करें। y2 - y1 क्या बना 7 - 1 और x2 - x1 क्या बना 2 - 6। इसको सॉल्व करें, M1 की वैल्यू -3/2 हो जाती है। पहली साइड की स्लोप आ गई, इसे M1 का नेम दिया। सेकंड साइड की तरफ आ रहे हैं, BC की तरफ, स्लोप ऑफ साइड BC, इसको M2 का नेम दे रहे हैं। वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो अब जब BC की बात हो रही है, B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो वैल्यूज पुट करें, y2 - y1 क्या बनेगा -7 - 7 और x2 - x1 क्या बनेगा ये -6 - 2 और इसे सॉल्व करें तो M2 आ जाता है 7/4। फिर स्लोप ऑफ साइड सी ए बोल, तीसरी साइड को हम सी ए बोलें या AC बोलें। जब एक तरतीब से बोल रहे हैं A B C A तो साइकिल कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। CA साइड की स्लोप को M3 का नेम दे रहे हैं। वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब जब CA की बात हो रही है ना, CA यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है वो अंग्रेज़ी में बेशक बाद में आता हो, यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे और इस नोटेशन में जो बाद में लिखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो y2 - y1 क्या बना 1 - -7 और x2 - x1 क्या बना 6 - -6 और इसको सॉल्व करें तो M3 की वैल्यू आ जाती है 2/3। तो तीनों साइड्स की स्लोप्स फाइंड कर ली हैं। अब हम तीनों एंगल्स फाइंड करने वाले हैं, θ1, θ2 और θ3। सबसे पहले θ1। अगेन जो तरतीब है फार्मूले की, θ1 विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये जो एंगल है θ1, डायरेक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल्स की। ये जो एंगल है किस साइड पे एंड हो रहा है, θ1 एंगल एंड हो रहा है साइड जो भी है M3 स्लोप पे एंड हो रहा है। θ1 एंगल एंड हो रहा है M3 पे, M3 माइनस ये एंगल स्टार्ट किससे हो रहा है M1 से, टेंजेंट इनवर्स M3 - M1 आएगा θ1 के फार्मूले में। तो ये आएगा M3 - M1। θ1 एंगल जो है M3 पे एंड हो रहा है, जिस पे एंगल एंड हो रहा है वो पहले आएगा, ये M3 - M1 ही आएगा ओवर 1 प्लस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। वैल्यूज़ पुट करनी है। जब वैल्यूज़ पुट की हैं तो डिनोमिनेटर जो है ना इसका ज़ीरो हो जाता है। चूँकि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है ऊपर की सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए इस फ्रैक्शन का आंसर इन्फिनिटी बन जाता है। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए वो फ्रैक्शन इन्फिनिटी हो जाती है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी यानी कि हमें बताना है टेंजेंट कितने एंगल पर इन्फिनिटी होता है। टेंजेंट होता है 90 डिग्री पर इन्फिनिटी। ये आंसर कैलकुलेटर से नहीं आएगा, इसे याद रखना है। टेंजेंट इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का आंसर 90 डिग्री है। ये आ गया फर्स्ट एंगल θ1। फिर हमें दूसरा एंगल θ2 फाइंड करना है। अब ये है θ2 एंगल। ये θ2 एंगल जो है ये किस स्लोप पे एंड हो रहा है, किस साइड पे एंड हो रहा है, ये M1 पे एंड हो रहा है और ये स्टार्ट किससे हो रहा है M2 से। तो θ2 का क्या फार्मूला बनेगा, टेंजेंट इनवर्स M1 - M2, जिस पे एंड हो रहा है वो पहले आएगा। तो ये लिखा है θ2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स M1 - M2 ओवर 1 प्लस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए। अब वैल्यूज़ पुट करें, M1 और M2 की वैल्यूज़ फाइंड कर रखी है। M1 और M2 की वैल्यूज़ पुट करें तो ये वैल्यूज़ पुट की हर जगह पे। उसके बाद सिम्प्लीफिकेशंस करें। डिनोमिनेटर में पहले यहाँ पे 3 7 0 21 2 4 8 हो जाएगा, 21/8 हो जाएगा। फिर ऊपर वाली सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम ले लें, नीचे वाली सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम ले लें। ऊपर हो जाएगा -13/4 और नीचे बन जाएगा ये 8 -21 करेंगे तो -13/8 बनेगा। पहले -13/8 वो नीचे की फ्रैक्शन है, ऊपर आगे उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी 8/-13। -13 कंप्लीट कैंसिल हो जाएंगे, 8/4 रह जाएगा और 4 भी 8 को कैंसिल करेगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओनली 2 रह जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। शिफ्ट टेंजेंट प्रेस करके 2 प्रेस करें, 63.4 डिग्री। ये आ गया तीसरा एंगल। अब तीन एंगल्स जब दो एंगल्स आ गए, ये पहला ये दूसरा। जब ट्रायंगल के दो एंगल्स आ जाएं तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल के दो एंगल्स आ जाएं तीसरा एंगल फाइंड करने का बड़ा शॉर्ट सा तरीका है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल्स हमने फाइंड कर रखे हैं, पुट कर दिए, इन दोनों को ऐड किया कैलकुलेटर से, ये हो गया। इसको राइट साइड पे ले आके माइनस कर दिया, ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये आ जाता है।
थीटा 3 हमने इस तरीके से फाइंड किया। थीटा 3 फाइंड करने के लिए दोबारा से यही फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये फार्मूला कदर लेंथी है, 2 बार इसे यूज़ कर चुके हैं। तीसरा वाला एंगल हमने शॉर्ट वाले तरीके से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है फार्मूला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, कि जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। अगर कोई सी टू लाइंस हैं L1 और L2 और उन दोनों की इक्वेशंस हमें गिवन है और वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा। उसका ये फार्मूला है कि x ओवर 2x2 का डिटर्मिनेंट माइनस y ओवर 2x2 का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2x2 का डिटर्मिनेंट। इन डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या लिखना है, जब x ओवर डिटर्मिनेंट लिखा ना, फर्स्ट इक्वेशन में x वाले टर्म को छोड़ देना है, सेकंड और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, और इस दूसरी इक्वेशन में से भी सेकंड और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट सेकंड रो में लिखने हैं। जब y की बात करनी है, फर्स्ट टर्म में y को छोड़ देना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स यानी कि A1 और C1 फर्स्ट टर्म रो में लिखने हैं, और सेकंड इक्वेशन में से भी y को छोड़ देना है, A2 और C2 फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स सेकंड रो में लिखने हैं। जब 1 लेना है, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स, और सेकंड रो में दूसरी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया जाता है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। अगर हमें एक ट्रायंगल है कि 3 वर्टिसेस गिवन है, अगर हमें एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है और उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 डिटर्मिनेंट। ये जो फर्स्ट पॉइंट के वर्टिसेस गिवन है उसको फर्स्ट रो में लिख के तीसरे में 1 डालना है खुद से, सेकंड पॉइंट के जो वर्टिसेस है उसको सेकंड रो में लिखना है, थर्ड पोजीशन पे खुद से 1 डालना है, और थर्ड पॉइंट के जो वर्टिसेस गिवन है उसको थर्ड रो में लिख के एंड में खुद से 1 डालना है। दिस डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 2 इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि इस फार्मूले की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन होने चाहिए। इससे मुतल्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14 नंबर है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द साइड्स। एक ऐसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो इन लाइंस से बनी हुई है, ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि इन लाइन से बनी हुई है। तो ज़ाहिर बात है ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तब भी ट्रायंगल बनती है। इस तरह की ट्रायंगल बना ली। उसके बाद इसकी हर साइड को एक नेम दे दिया लाइन का, एक लाइन को L1 का नेम दिया और इसकी दोनों साइड्स पर हमने L1 लिखा। इस वाली लाइन को L2 का नेम दे दिया और इस वाली लाइन को L3 का नेम दे दिया। उसके बाद L1 और L2, ये L1 और ये L2, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने कैपिटल A का नेम दे लिया। L3 और L1 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कैपिटल B का नेम दे लिया। L3 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कैपिटल C का नेम दे दिया। तो ट्रायंगल क्या बनी, ट्रायंगल क्या बन गई, ABC। अब हम बता रहे हैं कि जो कैपिटल A है फिगर में दिख रहा है, कैपिटल A जो है वो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हम पहले पॉइंट A के वर्टिसेस फाइंड करेंगे, हमें असल में इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला अभी हमने देखा है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला है ना, इसमें तीनों पॉइंट के वर्टिसेस यूज़ होते हैं। तो हमें भी वर्टिसेस फाइंड करने हैं तब हमें एरिया मिलेगा। उसके लिए हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कौन सा वर्टिक्स, कौन सी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सबसे पहले जो वर्टिक्स A है वो लाइन L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमने बता दिया। तो इसको उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के फार्मूले से फाइंड करने लगे हैं, x ओवर डिटर्मिनेंट माइनस y ओवर डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट। तो कौन कौन सी लाइंस की बात हो रही है, L1 और L2 की। तो जब x लिखा है, x ओवर डिटर्मिनेंट लिखा है, L1 और L2 हैं कहाँ पे, ये L1 है, ये L2 है। x को छोड़ दें, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है -1 और -10। सेकंड इक्वेशन में L2 वाली इक्वेशन में x को छोड़ दें, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है 1 और -41। जब y की बात हो रही है और L1 और L2 की बात हो रही है तो 7 और -10 और 10 और -41, और 1 ओवर L1 और L2 के लिए 7 और -1 और 10 और 1। ये 2x2 के डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -41 +41 और माइनस फार्मूले का -10 मल्टीप्लाई 1 -10 -y, और याद रहे x प्लस का होता है, y माइनस का लगाना है, 1 प्लस का लगाना है इस फार्मूले में। तो y के ओवर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो 7 मल्टीप्लाई बाई 41 कैलकुलेटर से -287 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, 7 1 7 10, उनको सॉल्व करें तो x ओवर 51 माइनस y ओवर -187 107। इसके बाद का स्टेप ये है कि x वाले को इक्वल लेना है कांस्टेंट टर्म के, x वाली फ्रैक्शन को इक्वल लेना है कांस्टेंट के, फिर y वाली फ्रैक्शन को इक्वल लेना है कांस्टेंट के। इसको सॉल्व करके x फाइंड करना है, इसको सॉल्व करके y फाइंड करना है। x की वैल्यू हो जाती है 3, y की वैल्यू हो जाती है 11। तो इन दोनों को एक पॉइंट में लिख लेना है, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने के साथ साथ हमारी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स भी है। वर्टेक्स A मिल गया। उसके बाद वर्टेक्स B फाइंड करने लगे हैं। तो वर्टेक्स B जो है ये L3 और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
ये है L1 की इक्वेशन और ये है L3 की इक्वेशन। तो L1 और L3 की इक्वेशंस को यूज़ करके हम वर्टेक्स B फाइंड करने लगे हैं उसी फार्मूला से, वैल्यूज़ वहीं से पुट की हैं। ये 2x2 के डिटर्मिनेंट्स हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद ये नंबर्स ऐड हो गए हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, ये ऐड हो गए हैं और ये भी ऐड हो गए हैं। उसके बाद क्या है, x वाली फ्रैक्शन को कांस्टेंट के इक्वल लेना है, y वाली फ्रैक्शन को अकेले कांस्टेंट के इक्वल लेना है। यहाँ से सॉल्व करके x फाइंड करना है, यहाँ से सॉल्व करके y फाइंड करना है। इन दोनों को पॉइंट की शक्ल में लिख लेना है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और साथ साथ ये बी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने के साथ साथ ये पॉइंट बी जो L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा वर्टेक्स भी है। बी भी आ चुका है। उसके बाद हमने सी फाइंड करना है। सी जो है किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सी L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सी को हमने इस फार्मूले से दोबारा L2 और L3 की इक्वेशन यूज़ करके L2 और अब यूज़ होगी सी के लिए, सी L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो C के लिए L2 और L3 की इक्वेशन यूज़ होगी और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज़ किया है। x ओवर डिटर्मिनेंट माइनस y ओवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट। 2x2 आर डिटर्मिनेंट्स सॉल्व किए हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं। x वाले को कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, y वाले को कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, x की वैल्यू फाइंड किया, y की वैल्यू फाइंड किया, पॉइंट C बना के दे दिया। तो A, B और C तीनों वर्टिसेस हमारे पास आ चुके हैं। तो ये हाफ क्वेश्चन हो गया। वैसे बाज़ वक़्त को ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक आता होता है 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में, बाज़ वक़्त कंप्लीट भी आ जाता है। कंप्लीट क्वेश्चन ये है कि हमने ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला भी हमने देखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 आर्डर ऑफ 3 आर्डर का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट पॉइंट के वर्टिसेस, सेकंड पॉइंट के वर्टिसेस, थर्ड पॉइंट के वर्टिसेस और थर्ड कॉलम में तीनों जगह पे 1 और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके एरिया कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको रो 1 से कॉलम 1 से किसी भी से एक्सपेंड कर लें और एरिया बताएं। तो इसको हमने रो 1 से एक्सपेंड किया है, इसको रो 1 से एक्सपेंड किया, बाहर 1/2 मौजूद है, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। रो 1 से एक्सपेंड किया इस डिटर्मिनेंट को, तो ये आ जाता है कौन से वाले डिटर्मिनेंट को, इस वाले को। 3 - 11 1 बाहर आ जाएंगे। बाकी देख लें अंदर 2x2 आर्डर के डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या बचता है। और 2x2 आर्डर के 3 डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 1 -3, माइनस के बाद 1 मल्टीप्लाई -9 +9, 1 1 सा 1 और 1 - 5 सा -5, 1 मल्टीप्लाई -9 -9, -3 5 और बेसिक सिम्प्लिफिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन 68 बन जाता है। 68 डिवाइड बाई 2 34 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड ट्रायंगल।